तौर पर काबिल नहीं थी, अब तो वो जिस्मानी तौर पर भी काबिल नहीं है मनाली। अब तुम ही बताओ, एक बीमार और अपाहिज औरत के साथ में अपनी जिंदगी कैसे बिता सकता हूँ? विनोद साहब, कल अगर शादी के बाद मेरे साथ कोई हादसा हो जाए और मैं उसी की तरह बाइज बन जाऊं, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? नहीं मनाली, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। दरअसल उस औरत के साथ मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी। मैंने उससे कभी मोहब्बत नहीं की थी मनाली। मोहब्बत तो मैं तुमसे करता हूँ, और मैं अपनी मोहब्बत को कैसे छोड़ सकता हूँ? विनोद साहब, आपकी पत्नी एक बड़े घर की बेटी है। उसे अगर आपने छोड़ दिया तो भी वो बेसहारा नहीं बनेगी। लेकिन मैं एक गरीब हूं, अनाथ हूं। अपने अंकल आंटी जिनके साथ मैं रहती हूँ, उनका इकलौता सहारा हूं। उन्होंने मुझे इस लाचारी में, इस मजबूरी में भी पाल पोस कर अपनी औलाद की तरह बड़ा किया है। और मैं भी उनकी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी एक औलाद ने अपने माँ बाप की करनी चाहिए। मैं उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। बुरा ना मानना विनोद साहब, लेकिन वो मेरा भविष्य महफूज करना चाहते हैं। वो इस चीज की गारंटी चाहते हैं। मनाली, तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा भविष्य मेरे साथ महफूज नहीं रहेगा? नहीं, वो बात नहीं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन अपने अंकल आंटी के हुक्म की भी तो लाज रखनी चाहिए। मनाली, उनके भरोसे के लिए जितना चाहे गहने बनवा लो, जितना चाहे रुपया ले लो मुझसे, मगर मेरी मोहब्बत पर कभी शक मत करना। नहीं विनोद साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अगर शादी के बाद आपसे गहनों की फरमाइश करूं, तो क्या आप मुझे देने से इनकार कर देंगे? नहीं मनाली, मैं कभी इनकार नहीं करता, क्योंकि मैंने दिलो जान से तुम्हें पत्नी स्वीकार कर लिया है। मैं चाहता हूँ मनाली कि तुम्हारे दिल में जो शक की दीवार है, वो हमेशा के लिए गिर जाए। मनाली, मेरा दिल बेकरार है तुम्हें अपनाने के लिए। इस बेकरार दिल को करार दे दो मनाली। विनोद साहब, जज्बात के जो तूफान आपके और मेरे दिल में उठ रहे हैं, कहीं कहीं वो तूफान हमें बर्बाद ना कर दे। नहीं मनाली, ये तूफान तो हमें मिलाने के लिए उठा है। आज जो भी फासले हैं हमारे बीच में, चलो इसे गिरा दे मनाली। आज मैं नहीं रहूं, तुम नहीं रहो मनाली। आज हम दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं मनाली। रोशनी कैसी? शायद आसमान में बिजली चमकी होगी। आसमान तो साफ है। विनोद साहब, जब आसमान में दो बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली चमकती है। ये दिल भी बादलों से कम नहीं। एक दिल जब दूसरे दिल से टकराता है तो ऐसी ही बिजली चमकती है। मत रोकिए इस तूफान को, आने दीजिए, आने दीजिए विनोद साहब। हैव इट अनिल। हाँ, देखो भाई, अब सारे झंझट, सारी मुसीबतें खत्म हो गई, वातावरण भी शांत हो गया है। बेटे अनिल, मुझे लगता है अब हमें शादी की तारीख पक्की करने में और देर नहीं करनी चाहिए, वरना कोई नई प्रमोदिनी आ जाएगी और फिर कोई नया गड़बड़ शुरू हो जाए। ओह पापा, आप भी कैसी बातें करते हैं? हाथ से बार बार थोड़ी ना होता है। हाँ, ये भी सच कहा तूने, मगर शादी की तारीख तो पक्की होनी चाहिए ना। पापा, शादी के लिए इतनी जल्दी भी क्या है, हो जाएगी। हो जाएगी शादी?
ये क्या कह रही है तू? बेटे अनिल, तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं? अरे इसे तो जल्दी नहीं, मगर तुम्हारा घर घरवाली के बगैर सुना पड़ा है ना। इसे जल्दी नहीं है, मगर तुम्हें तो जल्दी होगी। नहीं अंकल, मुझे भी शादी की कोई जल्दी नहीं है। कहीं ये कहकर मेरी खिल्ली तो नहीं उड़ा रहे ना? नहीं पापा, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे। तो क्या आप सीरियसली कह रहे हैं? हाँ अंकल, हम बिल्कुल सीरियस हैं। बिंदु, क्या तुम भी वही सुन रही हो जो मैं सुन रहा हूं? ये लोग क्या कह रहे हैं? जरा पूछो इनसे कि ये शादी क्यों नहीं करना चाहते। हाँ मीना बेटी, आखिर बात क्या है? तुम दोनों शादी करने के लिए मना क्यों कर रहे हो? मम्मी, हम दोनों की वजह है। हाँ हाँ, मैं वही तो सुनना चाहता हूँ। क्या वजह है? तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर रहे हो? शादी न करने की वजह है प्रगति और राजेश। प्रगति और राजेश? उन दोनों का तुम्हारी शादी से क्या वास्ता? पापा, आप भी अजीब हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि प्रगति और राजेश को उतना ही चाहते हैं जितना मुझे और अनिल को। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि उन दोनों से हमारी शादी का क्या वास्ता। बेटी नीचे बैठ, पीछे बैठ। अब ठंडे दिल से बता कि उन दोनों का तुम्हारी शादी से क्या वास्ता है? पापा, हमने भी ये फैसला किया है, जब तक वो दोनों शादी नहीं करते तब तक हम भी नहीं करेंगे। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी करवाता हूँ उन दोनों की शादी, फिर तो तुम दोनों शादी कर लोगे ना? हाँ पापा, प्रगति और राजेश तैयार हो जाएंगे शादी के लिए तो हम दोनों भी राजी हो जाएंगे। मगर वो दोनों शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों नहीं तैयार होंगे? मैं करवाऊंगा उनकी शादी। अरे ये भी कोई बात हुई? उनकी वजह से मेरे घर में शहनाइयां नहीं बज रही। मैं अभी जाता हूँ और उनको शादी के लिए राजी करके आता हूँ। पापा, वो दोनों शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे। ये तुम मुझ पे छोड़ दो बेटी, इसका फैसला आज होगा। आज नहीं, अभी। मैं अभी जाता हूँ और उनकी शादी की खुशखबरी लेके आता हूँ। अगर वो दोनों शादी के लिए राजी हो जाए तो साथ में पंडित जी को भी ले आइएगा, शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेंगे। पहले वो दोनों तो मिल जाए मुझे, फिर पंडित लाने में कौन सी देर लगेगी। और हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे आने तक इनको कहीं नहीं जाने देना। और जो भी पूछना है अभी पूछना। नेक काम पे जा रहा हूँ, कहीं पीछे से नहीं टोकना। बस और कुछ नहीं पूछना, बस अब जल्दी से जाइए और वापस आइए। ओके। राजेश, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो कहीं भी जा सकते हैं। मेरा आज मूड क्या है कि तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूं। वैसे तुम्हें मेरी कंपनी बोरिंग तो नहीं लगती ना? मैं अपने आप से बोर हो सकती हूँ, तुमसे कभी बोर नहीं हो सकती। अरे वाह, इसका मतलब मेरी कंपनी बहुत अच्छी लगती है तुम्हें। अच्छा अच्छा, ठीक है, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस तरह की बातें नहीं करूंगा। राजेश, एक बात पूछूं? मेरी इन हरकतों से तुम्हें गुस्सा तो नहीं आता ना? नहीं, गुस्सा तो नहीं आता, बल्कि प्यार आता है। एक बात कहूं प्रगति, तुम्हारी हर अदा पर मुझे प्यार आता है। अगर तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी करो ना, तब भी मुझे प्यार ही आएगा। राजेश, सचमुच ये तो हद है तुम्हारे बर्दाश्त। एक बात कहूं प्रगति, कहो। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, लेकिन राजेश जैसा दूसरा पीस नहीं मिलेगा। चले। प्रगति, मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है।
यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? अभी कंफर्म करता हूँ। देखा, मेरा शक यकीन में बदल गया। हाँ राजेश, लेकिन ये हो कौन सकता है? जो भी हो, दोस्त नहीं हो सकता। जाहिर है कोई दुश्मनी है और उसके इरादे भी नेक नहीं हो सकते। राजेश, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसके पहले मैं खुद देखना चाहूंगा कि ये कमीना है कौन। क्यों भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? क्यों पीछा करा आप हमारा? हाँ, कहाँ चीजें करो, कहाँ चीजें करो, नहीं तो तोड़ दूंगा। मोदी साहब आप? हाँ मैं। अंकल, आप हमारी गाड़ी का पीछा कर रहे थे? मैं ही आपकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। मगर क्यों? ये आप मुझे नहीं, मेरी बेटी से पूछो। अंकल, बात क्या है? अरे बात पूछने तो मैं आया हूँ, बेटा तुम मुझसे पूछ रहे हो कि बात क्या है? मोदी साहब, साफ साफ बताइए ना कि हुआ क्या है? मीना और अनिल शादी नहीं करना चाहते। मीना और अनिल शादी नहीं करना चाहते? मगर क्यों? अब ये भी मैं बताऊं? वो दोनों कहते हैं कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती वो भी शादी नहीं करेंगे। क्या? हाँ, और इसीलिए मैं तुम्हारी गाड़ी का पीछा कर रहा था। देखो राजेश, अब मुझसे और इंतजार नहीं किया जा सकता। उन दोनों की सगाई भी हो चुकी है, शादी की तारीख पक्की करनी है, मगर उससे पहले तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की होनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो मुझे कहना चाहिए। बताइए, क्यों नहीं करते तुम दोनों शादी? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं जवाब सुनने आया हूं, और तुम्हारा जवाब सुनने के बाद ही मैं उन दोनों की शादी की तारीख पक्की करूंगा। अरे ये एक दूसरे को क्या देख रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। ठीक है प्रगति बेटी, तुम मेरी बात का जवाब दो। अंकल, मैं आपको क्या जवाब दूं? क्या तुम लोग शादी नहीं करोगे? देखो, अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो मैं अनिल और मीना की भी शादी नहीं करूंगा। अंकल, क्या कह रहे हैं आप? लेकिन बताओ, तुम दोनों क्यों नहीं करना चाहते शादी? अंकल, अगर आप ये सवाल हमसे ना पूछे तो बेहतर होगा। मगर तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? अंकल, जिंदगी में हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता। नहीं बेटी, कोशिश करने से सब कुछ मिल जाता है। पर एक बात सुन लो, जब तक तुम दोनों शादी नहीं कर लेते, मैं अनिल और मीना की भी शादी नहीं होने दूंगा। राजेश, ये क्या हो रहा है? क्या हम आजादी से सांस भी नहीं ले सकते? हमारी जिंदगी के फैसले दूसरों की जिंदगियों के फैसले के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? जो नामुमकिन है उसे मुमकिन हम कैसे बना सकते हैं? जिस तरह मैं मोदी साहब की बात का जवाब नहीं दे सका, उसी तरह मैं तुम्हारी बात का जवाब भी नहीं दे सकता। फिर जवाब कौन देगा? वक्त। वक्त? हाँ प्रगति, इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा। मैं दुनिया की नहीं, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं प्रगति। मेरी जिंदगी के फैसले अब मेरे नहीं, तुम्हारे हाँ या ना के मोहताज हैं। और रही मोदी साहब की बात, उनका बुरा मत मानना। लेकिन अभी अभी
जो वो कह के गए। मोदी साहब ने जो कुछ भी कहा वो हो सकता है कि वक्त के साथ बदल जाए, लेकिन तुम्हारा फैसला। चले। ये क्या हुआ? इन्हें आने में बहुत देर लग गई है ना? हो सकता है आंटी ट्रैफिक में फंस गई। हाँ, ये भी हो सकता है। शायद पापा आ गए। मैं अभी देख। पापा, क्या राजेश और प्रगति से मुलाकात हुई? बेटी तुम मुलाकात के बारे में पूछ रही हो? मैंने तो उनका पीछा किया है। पीछा किया? क्या मतलब? हाँ बेटी, बड़ी चेस हुई गाड़ियों की। उनकी गाड़ी आगे, मेरी पीछे। काफी दौड़ धूप हुई, आखिर जाकर मैंने उन्हें पकड़ ही लिया। तो क्या शादी के लिए तैयार हो गए वो लोग? बेटी वो लोग तैयार होते तो मैं इस तरह मुंह लटका कर वापस क्यों आता? तो फिर हमारी शादी का क्या होगा? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तो और किससे पूछूं? आप ही तो गए थे बड़े अकड़ के। जैसे लगा आप उन्हें राजी करके लौटेंगे, और लौटते ही हमारी शादी की तारीख पक्की हो जाएगी। बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारी शादी की चिंता मुझसे ज्यादा और किसी को नहीं हो सकती। अब रहा सवाल तुम्हारे फैसले का और राजेश और प्रगति के फैसले का, तो मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मुझे इस चैलेंज को स्वीकार करना ही पड़ेगा। पापा, अगर वो दोनों ने शादी करने से इनकार कर दिया तो हमारी शादी का क्या होगा? बेटी उनका शादी न करने का निर्णय हालात की मजबूरी है। जैसे मैं जानता हूँ कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर प्यार नहीं करते तो एक दूसरे के साथ क्यों घूमते? और प्रगति की मदद करने के लिए राजेश तो अपनी जान पर भी खेल जाता है। उसने वो करके भी दिखाया है। क्या प्रगति नहीं जानती? जानती है। वो तो उसका एहसान भी मानती है। पापा, मगर शादी ना करने का आखिर राज क्या है? राज कुछ नहीं है बेटी, कहा ना मैंने, बस कुछ मजबूरियां हैं। पहले तो मैं तुम्हारी शादी के लिए परेशान था, लेकिन अब मुझे उनके शादी की भी फिक्र हो गई है। मैं तो अनिल से कहूंगा कि वो मुझे इस मामले में मदद करे। अंकल, आपको मुझसे जो मदद चाहिए, जैसी भी मदद चाहिए, मैं करूंगा। दरअसल राजेश का मेरी जिंदगी पर भी बहुत एहसान है। हाँ, तुम पर, मीना पर और मुझ पर भी। लेकिन शादी ना करने का फैसला आखिर है किसका? अकेले प्रगति का या फिर दोनों का? वाह बिंदु, वाह वाह, आज तो तुमने बड़े मुद्दे का सवाल पूछा है। वाह, अगर ये गुत्थी सुलझ जाए कि प्रॉब्लम किसकी तरफ से है तो ये समस्या। अंकल, शादी ना करने का फैसला प्रगति का है, राजेश का नहीं। तब तो हमें प्रगति के पीछे पड़ना ही पड़ेगा। हाँ पापा, प्रगति को समझाना बहुत जरूरी है। बेटी तुम उसकी फिक्र मत करो, ये काम जल्दी हो जाएगा। ये काम हो जाएगा तो मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। अच्छा, तो मेरी तरफ से भी 101 रुपए के पेड़े बांटना। 101 मतलब कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? हेलो, प्रमोदनी है? हाँ प्रमोदनी, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। रंजीत, तुम? हाँ प्रमोदनी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा हस्बैंड तो घर पे नहीं है? नहीं, वो घर पर नहीं है। ठीक है, कम से कम हम आजादी से बात कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। रंजीत, जब से तुम अलग हुए हो मेरी जिंदगी एक कैद हो गई है। अब तो इन चार दीवारी में मेरा दम घुटने लगा है। हाँ प्रमोदनी, मुझे भी यही लगता है कि अब मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। रंजीत, तुम मुझसे आके कहीं मिल सकते हो क्या? नहीं प्रमोदनी, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हारे हस्बैंड को पता चल गया तो तुम्हारे लिए एक नया बखेड़ा खड़ा कर सकता है। रंजीत, आई हेट दिस। अगर मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जिन हालात में मेरी उसके साथ शादी हुई है, उन हालात को लेकर मैं अभी भी रो रही हूँ। रंजीत, मैं तो उसके साथ खुद छुटकारा पाना चाहती हूँ। रंजीत, घर पे मिलने की बजाय तुम मुझे कहीं बाहर मिलोगे प्लीज? नहीं प्रमोदनी, हमें अब इस तरह मिलने जुलने का सिलसिला बंद करना पड़ेगा। प्रमोदनी, तुम कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। रंजीत, मैं तो खुद इस जिंदगी को पसंद नहीं करती हूँ। हर वक्त वही चूल्हा, चक्की, बच्चे और पति।
मैं इस कैद से आजादी चाहती हूँ रंजीत। देखो देखो, अगर तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने का वादा करो तो मैं हर मुसीबत से छुटकारा पा सकती हूँ रंजीत। मैं तुम्हारे साथ हर तरह की जिंदगी गुजार सकती हूँ रंजीत। प्रमोदनी, जब से मोदी साहब की नौकरी छूटी है, ठाकुर साहब ने मुझे पनाह तो दे दी है, लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे। तुम उसकी फिक्र मत करो रंजीत। एक बार मैं तुम्हारे पास आ गई ना, तो फिर हम नए शिकार की तलाश करेंगे। हेलो हेलो हेलो। वीरेंद्र, मैं तो अपनी सहेली के साथ बात एक बार जब औरत घर से बाहर चली जाती है तो अपनी लाज, शर्म और गैरत बेच कर खा जाती है। उसके बाद वो औरत नहीं रह जाती, डायन बन जाती है। ना तो किसी की पत्नी रह जाती है और ना ही किसी की मां। प्रमोदनी, तुम्हें इस बार वापस घर में लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब तुम्हारी झूठी बातों में मैं आने वाला नहीं। रंजीत के साथ इतने दिनों रहने के बाद भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ये सोचकर कि हमारे बच्चे की परवरिश पर कोई असर ना पड़े। लेकिन ये मेरी भूल थी। नाली के ईंट को मंदिर में लगाने निकला था। बस वीरेंद्र, बस बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम क्या समझते हो कि अग्नि के 7 फेरे लेकर तुमने एक औरत को कठपुतली बना लिया, जर खरीद लौंडी बना लिया, जिसका काम सुबह उठकर तुम्हारे जूठे बर्तनों को मांजना है, तुम्हारे कपड़ों को धोना है, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करना है और तुम्हारे थके हुए जिस्म को सहलाना है। ये होंगे दूसरी पत्नियों के कर्तव्य, लेकिन प्रमोदिनी इसके लिए नहीं बनी है। प्रमोदिनी के सपने हैं बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस। लेकिन तुमने मुझे दिया क्या है वीरेंद्र? हाँ, तुमने मुझे क्या दिया है? बस घर के एक कोने में भेड़ बकरियों की तरह एक खूंटे से बांध दिया है। मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया है तुमने, मेरे अरमानों को तुमने खून किया है। तुम किसी शरीफ आदमी की बीवी कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम चली जाओ यहां से। I say get out from here. Will you just get lost? प्रमोदनी, तुम? क्या बात है? रंजीत, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? मगर क्यों? तुमसे फोन पे बात कर रही थी ना, उसने सुन लिया। ओह, तो एक शरीफ इंसान की गैरत जाग उठी, और उसने अपनी बीवी को बदचलन करार देते हुए हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं, आओ। क्या तय किया है? रंजीत, तय तुम्हें करना है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे साथ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देखो प्रमोदनी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस किस्म का आदमी हूं। मैं दरअसल बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हूं। वो तो किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, वरना आज मैं भी डॉक्टर अनिल के समान किसी करोड़पति की जायदाद का मालिक होता। रंजीत, किस्मत ने अगर मेरा साथ भी दिया होता ना, तो आज मैं करोड़पति की बीवी होती, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए आज हम दोनों एक दूसरे की किस्मत को आजमा रहे हैं। तुम्हें पाकर मुझे लगा कि शायद किस्मत हम पर मेहरबान हो जाएगी, मगर यहां पर भी किस्मत ने हमें धोखा दे दिया। सच कहती प्रमोदनी, लेकिन मैं एक बात मानता हूं, आदमी को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि फल किए जा, लेकिन कर्म की चिंता मत कर। हाँ रंजीत, और कर्म हम छोड़ेंगे नहीं।
तो इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रहने की। यानी कि मुझे सबसे पहले तुम्हारे रहने का इंतजाम करना होगा। इंतजाम करना होगा? तो क्या मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहूंगी? प्रमोदनी, तुम शायद नहीं जानती कि यह घर मेरा नहीं है। यह घर है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का। मैं भी तुम्हारी ही तरह एक दिन ऐसे ही बेघर हो गया था, लेकिन उसके बाद ठाकुर साहब ने मुझे सहारा दिया, और लगता है मुझे उनसे ही तुम्हारे रहने के लिए बात करनी पड़ेगी। लेकिन रंजीत, अगर उन्होंने सहारा नहीं दिया तो? तुम चिंता मत करो प्रमोदनी, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, और फिर हो सकता है कि तुम मेरे साथ इसी घर में रहो। हाँ, लेकिन इससे पहले हम लोगों को एक फैसला करना पड़ेगा। किस बात का फैसला? यही कि मैं और तुम अगर एक साथ रहते हैं तो किस रिश्ते के हिसाब से रहेंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? प्रमोदनी, मान लो कि मेरी और तुम्हारी शादी हो जाती है, तो हमारे रिश्ते में जज्बात आ जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता है दोस्ती का, हिसाब किताब का। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं और तुम हमेशा दोस्त बनकर रहें, जिससे कि हमारा और तुम्हारा हिसाब किताब बिल्कुल साफ रहे। हाँ रंजीत, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं जज्बातों में बहकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। मैं बहुत दौलत कमाना चाहती हूँ, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो। पता प्रमोदनी, जब तुम मुझसे दूर थी तो मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, लेकिन आज जब तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई तो मुझे अचानक डर सा लगने लगा। मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं तुम्हारे संग जज्बाती ना हो जाऊं, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि हमारी पोजीशन अब क्लियर हो चुकी है। हमारे बीच में सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, हिसाब किताब का रिश्ता है। रंजीत, मैं इसी बात पर तो फिदा हूं तुम पर। और इसीलिए मैं भी तुमसे प्यार करता हूं प्रमोद, क्योंकि तुम बहुत ही फ्रैंक हो, दूसरी औरतों के समान हिपोक्रेट नहीं। आओ ठाकुर साहब के पास चलें। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते रंजीत, आओ। कहो, कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है प्रमोदनी। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते। ठाकुर साहब, बात यह है कि इनके पति ने इन्हें घर से निकाल दिया है। निकाल दिया है? जी हाँ ठाकुर साहब। मगर इनके पति ने इनको घर से क्यों निकाल दिया है? वही पुरानी कहानी ठाकुर साहब, जवान और खूबसूरत बीवी पर पति का शक। आप तो जानते ही हैं कि वो डॉक्टर अनिल वाले मामले में प्रमोदनी ने हमारी मदद की थी, लेकिन राजेश और प्रगति ने बीच में आकर सारा खेल बिगाड़ दिया था। बस उसके बाद से मेरी और इसकी दोस्ती हो गई, और इस बात का पता इनके पति को चल गया, और उसने इन्हें घर से निकाल दिया। अब ये कहाँ रहती हैं? तुम्हारे पास? अरे नहीं ठाकुर साहब, मैं तो वैसे ही बेसहारा आदमी। अगर आपका सहारा ना होता तो मैं पता नहीं आज कहाँ होता। इसलिए मैंने सोचा कि एक और बेसहारे को मैं आपके पास ले चलूं, और अगर आप इसकी मदद कर दें तो ठाकुर साहब, इसके बदले आप जो भी काम कहेंगे मैं वो करूंगी। ठाकुर साहब, जिनकी वजह से मैं घर से बेघर हुई हूं, मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें रास्ते की धूल चढ़ा दूं। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? ठाकुर साहब, मेरा इशारा आपके दुश्मनों की तरफ है, और खास करके प्रगति की तरफ। रंजीत, ये तो तुम्हारी तरह ही जख्मी शेरनी है, और हमें जख्मी लोगों की ही तलाश है। हाँ ठाकुर साहब, अब हमारे जख्म
दुश्मनों के खून की मरहम से ही अच्छे हो सकते हैं। ठाकुर साहब, मैं बहुत ही अमीर बनना चाहती हूँ इनफैक्ट, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि हमारे सर पर आप जैसी हस्ती का हाथ जो नहीं था। प्रमोदनी, जो लोग हमारे साथ वफा करते हैं, हम उनके ऊपर सब कुछ लौटा देते हैं। ठाकुर साहब, आप हमें खिदमत का मौका तो दीजिए, हम अपनी वफादारी का सबूत खुद देंगे। तब तो हमें तुम्हारे लिए खास तौर पर सोचना पड़ेगा। रंजीत। जी ठाकुर साहब। हमें उम्मीद है कि प्रमोदनी हमारे लिए बड़ी ही काम की औरत साबित होगी। इसके रहने का इंतजाम हम खुद करेंगे। इसे वहां किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्रिया ठाकुर साहब। इस एहसान का बदला मैं किस तरह से चुकाऊंगी ये तो वक्त बताएगा। रंजीत। जी ठाकुर साहब। अब तुम घर जा सकते हो। प्रमोदनी से हम कुछ तन्हाई में बातें करना चाहते हैं। जी ठाकुर साहब। क्या कर रही है बहना? मैं इस काबिल नहीं हूं कि तू मेरे पांव छुए। भैया, आप कितने काबिल हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और वैसे भी बड़ा भाई पिता के समान होता है। सच कहा बहना। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि मैं ये फर्ज सारी जिंदगी निभाता रहूं। अच्छा बहना, ये तेरे भाई की तरफ से एक छोटी सी भेंट। भैया, आप इसे छोटी सी भेंट कहते हैं? ये तो मेरे लिए अनमोल है। नहीं बहना, अब हालात वैसे थोड़ी हैं। अब मुझे अपनी बिखरी हुई जिंदगी को संवारना भी तो है। बिल्कुल सच कह रहे हैं तुम्हारे भैया। अब तक हम सबकी जिंदगी कैसी बिखरी बिखरी रही है ना। हम जिंदगी में जो कुछ भी खोया है उसे वापस पाने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। लेकिन हम आज के दिन ये सब क्यों सोच रहे हैं? छोड़ो ये सब बात। नहीं भाभी, ऐसी खुशी के मौकों पर ही इंसान अपनी गलतियों को याद करके उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। इंसान जो कुछ भी सीखता है अपने बीते हुए दिनों से सीखता है। हाँ बेटे, बीते हुए अच्छे और बुरे कर्म ही आने वाले दिनों का फैसला करते हैं, और इंसान तो वही है जो समय को पहचाने। हाँ माँ जी, वक्त ही तो सबसे बड़ा गुरु है हमारा। वही तो हमें सिखाता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हाँ भाभी, हम सब वक्त के मारे हैं। हमें मालूम है कि हमारा अतीत क्या था, हमारा वर्तमान क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा भविष्य क्या है। और हमारा भविष्य है गौरव। देखो माँ, गौरव कितना शर्मा रहा है। क्या कर रहे हो? दीदी, मैं इस काबिल नहीं हूं कि तुम्हें कुछ दे सकूं। तुझे कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है। बस तू खूब मन लगाकर पढ़, खूब मेहनत कर। जो सपने मैंने तेरे लिए देखे हैं ना, उन्हें तू साकार कर। मैं सिर्फ तेरे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती हूँ। जो दुख हमने देखे हैं, मैं नहीं चाहती कि उन दुखों का साया भी तुझ पर पड़े। दीदी,
तुम्हारा आशीर्वाद और प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे आशीर्वाद दो दीदी। हाँ गौरव, आज तो अपनी जिंदगी के एक नए इम्तिहान में प्रवेश करने वाला है। आज तू इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है। लेकिन एक बात याद रख, इंसान की जिंदगी अलग अलग हिस्सों में बटी होती है। ये हिस्सा सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ मेहनत करने के लिए। आज तू इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है, कल तू इंजीनियर बनके वहां से निकलेगा। ये तो वही सपना है जो हजारों लाखों विद्यार्थी साकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बदनसीबों के लिए ये सपना ही रह जाता है। तो भगवान का शुक्र है कि हम इस काबिल तो हैं कि तुझे हम पढ़ा सकें। अब ये तुझ पर निर्भर करता है कि तू इस समय का कितना फायदा उठाता है। दीदी, मैं आप लोगों की उम्मीद। मैं जानती हूँ तूने हमें कभी निराश नहीं किया। अब जा, सबका आशीर्वाद ले। जी बेटा, भगवान करे तो इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास हो। मेरी भी दुआएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं गौरव। विकास भैया, अरे देख मेरे भाई, एक बात समझ ले कि जो कमियां तेरा ये भाई पूरी नहीं कर सका, अब वो तमाम कमियां तुझे पूरी करनी है। गौरव, शायद मैं इन सबको वो सुख नहीं दे सका जिसके ये हकदार है। अब सब कुछ तुम्हारे जिम्मे। हाँ विकास भैया, मैं आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चल, आज कॉलेज का तेरा पहला दिन है। तू उस माहौल को देखकर घबराना नहीं। और हाँ, वहां जो कुछ भी हो हमें बताती रहना। क्या दीदी, मैं बच्चा हूं कोई? मैंने जो कुछ भी कहा वैसा ही कर। ठीक। प्रगति, मेरी बच्ची, आज तूने अपने पिताजी के सपनों को साकार कर दिया। तो भाई साहब, ऑफिस कहाँ है? कितना दुष्ट है तू, कितना पापी है। इतना भी नहीं जानता कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले भगवान के आगे माथा टेकते हैं। मंदिर? हाँ, मंदिर। और हम सबका भगवान वहां खड़ा है। और सुन, जल्दी से माथा टेक दे भगवान के सामने। और अगर तूने देर की तो तेरा भी हाल उन लोगों जैसा हो जाएगा। चल चल। ये हमारे प्रभु हैं, प्रणाम करो इन्हें। ये जो मुर्गे बनाए ना, ये सब के सब हमारे लात का प्रसाद खा चुके हैं। किस बात पे हंस रही है दोनों? ये जो औंधे पड़े हैं उन पे, या ये जो मुर्गे बने उनकी नामर्दानी पर, या तो ये आपके आइडल हीरो की जवां मर्दी पर? शिष्य, जरा इन्हें बता देना कि यहाँ के नियम क्या है, हम कौन हैं और हमारी शक्ति क्या है। सुनो बालक, इनका नाम है राकेश ग्रोवर, इनके पिता का नाम है अमरजीत ग्रोवर। ये यहाँ के स्वामी हैं। ये लोग जो इतने भी यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं, ये सब यहाँ पे सर झुकाते हैं इनके सामने। रुक जा बालक,
इनके चरणों में तेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये मान जाएगा। बल का प्रयोग करें प्रभु, तलवार से गर्दन उड़ा दे इसकी। ना 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 ना, निहत्थे पे शस्त्र नहीं उठाने चाहिए, इसके लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। हम थोड़े झगड़ा कर रहे थे, मैं तो तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। शिष्य, इसे अपने दोस्तों में शामिल किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। क्या नाम है तुम्हारा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे नाम में क्या रखा है, लेकिन तुम इंसान बड़े काम पे हो। गुरु, उसने तो ना 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 ना, क्रोध नहीं करते, उसे तो झुकना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल। Excuse me? I'm Dipali Awasthi. मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव। आज आपका कॉलेज में पहला दिन है। जी हाँ। आपने हमें देख के ये अंदाजा लगाया होगा कि शायद हम भी उन लोगों से मिले हुए हैं। हाँ, मैं ये देख रहा था कि तुम सब लड़कियां हंस हंस के उस गुंडे की हिम्मत बढ़ा रही थी। मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। असल में हम उन लड़कों पर हंस रहे थे जो उसके पैरों पे गिरे हुए थे, जो उसके सामने मुर्गे बने हुए थे। अब ऐसे लड़कों पे तो हंसा ही जा सकता है ना। वो जो लड़का है ना जिसका नाम राकेश ग्रोवर है, वो यहाँ का बहुत बड़ा दादा है। वो इस कॉलेज में गर्द और हशीश बेचता है। बहुत खतरनाक लड़का है वो। सब उससे बहुत डरते हैं, कोई नहीं उलझता। जब लड़के उससे इतना डरते हैं तो हम तो लड़कियां हैं ना। अपनी कमजोरी को लड़की का नाम मत दो। कहने को तो तुम सब लड़कियां मर्दों के बराबर अधिकार चाहती हो। तुम्हें लगता नहीं ये ऐसा लड़का है कि कोई भी लड़की के साथ बदतमीजी कर सकता है या कोई बुरा सलूक कर सकता है? बुरा सलूक कर नहीं सकता, करता है। कोई इसकी कंप्लेन नहीं करता? अब बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा? खासतौर पे लड़कियां तो लड़कों के मुंह नहीं लग सकती ना। लड़कियों को लड़कों के मुंह लगने की जरूरत नहीं। कोई लड़का अगर किसी लड़की से बदतमीजी करे तो उस लड़की को उसका मुंह तोड़ देना चाहिए। मैंने तो ऐसी कोई लड़की नहीं देखी। आपने देखी है? जी हाँ, और उस लड़की का नाम प्रगति श्रीवास्तव है और मैं उसका भाई हूँ। उसके हाथ में नहीं, उसकी आंखों में इतनी ताकत है कि बड़े बड़े तूफान उसके सामने आने से घबराते हैं। गुड बाय। गौरव, अब तू आराम से बैठ और मुझे बता कि आज कॉलेज में क्या क्या हुआ। होना क्या था दीदी, नई जगह, नया माहौल, नए लोग, सब कुछ तो नया था। हर चीज के लिए तो पूछना पड़ता था। फीस की लाइन कहाँ है, प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। सब कुछ ठीक ठाक तो हुआ ना? हाँ, सब ठीक ही हुआ। तेरे पुराने दोस्त तो तेरे साथ थे ना? पुराने दोस्त? पुराने दोस्तों में से किसी ने इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया। मैं सिर्फ अकेला हूँ। तो कोई नया दोस्त नहीं बना? नया दोस्त कहाँ दीदी, कुछ पुराने स्टूडेंट्स के साथ मुठभेड़ हो गई। वो रैगिंग कर रहे थे,
उन सब का एक गुरु था जो आसन जमाए बैठा था। नए स्टूडेंट्स जितने आते उसके आगे झुक के नमस्कार करते और उसके कदमों में सर झुकाते। गौरव, ये तू क्या कह रहा है? तू कॉलेज गया था या किसी मंदिर में? प्रगति, कॉलेज को विद्या का मंदिर माना जरूर जाता है, लेकिन आजकल कॉलेजेस में ये सब कुछ तो बहुत ही आम बात है। एनीवे, तूने क्या उन लोगों के सामने सर झुकाया? नहीं। तो उन लोगों ने तुझे ऐसे ही छोड़ दिया? ऐसे कहाँ छोड़ते दीदी, उन्होंने तो बड़ी कोशिश की कि मैं उसके आगे अपना सर झुकाऊं। तो फिर क्या, मैंने इनकार कर दिया तो उनका गुरु तन के खड़ा हो गया। उसने मेरा सर पकड़ना चाहा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुझे कमजोर समझ बैठा दीदी। वो मेरा सर क्या झुकाता दीदी, उसने अपना हाथ तक के छुड़ा नहीं पाया। तो क्या लड़ाई हुई तुम्हारी? लड़ाई तो नहीं हुई भाभी उनसे, उन्होंने जोर आजमाई जरूर की। लेकिन गौरव, वो लड़के थे कौन? दीदी, उन लड़कों में एक लड़का जो सबका गुरु है, उसका नाम राकेश ग्रोवर है। कोई अमरजीत ग्रोवर का बेटा है। बड़ा धौंस है उसका कॉलेज में, सब डरते हैं उससे। लेकिन मैं नहीं डरा दीदी। वो लड़के अच्छे नहीं हैं, क्रिमिनल लोग हैं, कॉलेज में ड्रग्स का काम करते हैं। तो बहुत ही खतरनाक बात है। तुमने ऐसे लोगों के साथ जोर आजमाई की? आशा, ये लोग खतरनाक तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन खतरनाक होने के साथ साथ उतने ही बुज़दिल भी होते हैं। कितने अफसोस की बात है कि ड्रग्स की लानत हमारे कॉलेजों तक पहुंच गई है। विकास भैया, प्रगति दीदी के आदर्शों पर चल के मैंने परवरिश पाई है। क्या मैं जानता नहीं हूँ मुझे पालने में, मुझे पढ़ाने लिखाने में कितनी तकलीफ उठाई है इन्होंने। एक एक दिन याद है मुझे। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे प्रगति दीदी को तकलीफ हो। ठीक है, तू कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो लड़के, वो तो तुझसे बदला लेंगे ना? आशा, क्या उन लड़कों के डर से गौरव कॉलेज जाना छोड़ देगा? देखो गौरव, ऐसे लड़के हर कॉलेज में होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि शरीफ स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई बंद हो जाए। मेरी एक बात याद रखना भाई, अगर तुम ऐसे लड़कों से एक बार डर गए तो फिर ये हर वक्त तुम्हें तंग करते रहेंगे और इस तरह से कॉलेज में जीना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया। भाभी, जिन लड़कों ने कॉलेज के माहौल को इस तरह से बिगाड़ दिया है, हमें उनसे मुकाबला करना चाहिए। उस गंदगी को कॉलेज से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि चंदन के पेड़ पर सांप होते हैं, लेकिन सांप के होते हुए भी ना तो चंदन की खुशबू कम होती है और ना ही उसकी पवित्रता। अगर उन चंद खराब लड़कों के साथ उनके लापरवाह और अमीर माँ बाप हैं, तो गौरव के साथ उसकी बहन, उसकी माँ, उसके भैया और भाभी भी साथ में हैं। और हमारा संकल्प है जुल्म को मिटाना, बुराई को खत्म करना। भाभी, दीदी सच कह रही है। मेरी रगों में शरीफ माँ बाप का खून है और इस खून में सच्चाई की ताकत है। मैं किसी से डरूंगा नहीं, किसी के आगे माथा नहीं टेकूंगा। मैं सर उठा के जीऊंगा, सर उठा के जीऊंगा। गौरव, तू चिंता मत कर। तू अपने आप को अकेला मत समझ। इस लड़ाई में हम सब तेरे साथ हैं। उसने बैठने से मना कर दिया यार, मेरे को तो हैरत हो रही है यार। एक्सक्यूज मी यार, कल तुम्हारी हिम्मत देखे तो हम लोग को बड़ी शर्म आई अपने आप पर। आप लोग? हाँ, हम लोग वही हैं जो कल मुर्गा बने थे। मगर तुम लोग मुर्गा क्यों बने थे? हमें सजा मिली थी। सजा? हाँ, हमने करने की कोशिश की थी ना उसके साथ, मगर उसने हमारी इतनी धुलाई कर दी कि तबीयत साफ हो गई। और ये सजा एक दिन की नहीं है, पूरे 7 दिन की। मतलब अभी तुम लोग मुर्गा बनोगे उसके सामने? नहीं, तुम्हारी हिम्मत देख के हम लोग में भी बहुत हिम्मत आ गई है और हम लोग का सर अब उसके सामने कभी नहीं झुकेगा। शाबाश। गुरुस्वामी, लगता है इन बालकों की बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। आज ये आपके दरबार में प्रणाम करने भी नहीं आए। हमारे लिए क्या आदेश है स्वामी? हम इनकी प्रतीक्षा करेंगे।
भाई किशन, बुलावा आ गया है। आज फिर सबके सामने मुर्गा बनना पड़ेगा। चलो। अरे भाई कहाँ चल दिए भाई? अभी तो मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे और अभी फिर मुर्गा बनने जा रहे हो। भैया नाम क्या है तुम्हारा? गौरव श्रीवास्तव। गौरव भैया, अगर हम उसके सामने मुर्गा नहीं बने ना तो हमें तंदूरी चिकन समझ के उल्टा लटका देगा। उसके सामने इनकार करने का अंजाम जानते हो तुम? अरे कल मैंने भी तो इनकार किया था, क्या कर लिया उसने? थोड़ी जोर आजमाई की, मेरा सर तो क्या मेरा हाथ तक के नहीं झुका पाया। देखा था ना तुम लोगों ने? हाँ देखा, बराबर देखा। देखो भाई, मेरी दीदी एक मूल मंत्र दी है मुझे, और वो मंत्र है कि जुल्म करने वाले से बड़ा पापी जुल्म सहने वाला होता है। ना किसी पे अन्याय करो, ना किसी से अन्याय सहो। अरे भैया, वो बहुत जालिम आदमी है। अगर वो हम पे जुल्म करेगा तो क्या तुम हम लोग को बचाओगे? अगर तुम लोग वादा करते हो कि मुर्गा नहीं बनोगे तो जरूर बचाऊंगा। लगता है इनकी बुद्धि सचमुच भ्रष्ट हो चुकी है। स्वयं भगवान को भक्तों के पास जाना होगा। चलो। जो आज्ञा गुरु स्वामी। अरे वो तो इधर ही आ रहा है। चल भाई किशन, बुलावा आ गया है। आज फिर सबके सामने मुर्गा बनना पड़ेगा। चलो। अरे भाई कहाँ चल दिए भाई? अभी तो मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे और अभी फिर मुर्गा बनने जा रहे हो। भैया नाम क्या है तुम्हारा? गौरव श्रीवास्तव। गौरव भैया, अगर हम उसके सामने मुर्गा नहीं बने ना तो हमें तंदूरी चिकन समझ के उल्टा लटका देगा। उसके सामने इनकार करने का अंजाम जानते हो तुम? अरे कल मैंने भी तो इनकार किया था, क्या कर लिया उसने? थोड़ी जोर आजमाई की, मेरा सर तो क्या मेरा हाथ तक के नहीं झुका पाया। देखा था ना तुम लोगों ने? हाँ देखा, बराबर देखा। देखो भाई, मेरी दीदी एक मूल मंत्र दी है मुझे, और वो मंत्र है कि जुल्म करने वाले से बड़ा पापी जुल्म सहने वाला होता है। ना किसी पे अन्याय करो, ना किसी से अन्याय सहो। अरे भैया, वो बहुत जालिम आदमी है। अगर वो हम पे जुल्म करेगा तो क्या तुम हम लोग को बचाओगे? अगर तुम लोग वादा करते हो कि मुर्गा नहीं बनोगे तो जरूर बचाऊंगा। लगता है इनकी बुद्धि सचमुच भ्रष्ट हो चुकी है। स्वयं भगवान को भक्तों के पास जाना होगा। चलो। जो आज्ञा गुरु स्वामी। अरे वो तो इधर ही आ रहा है। वो तो इधर ही आ रहा है। आने दो। इस दुनिया में दो तरह के लोग जिंदा रह सकते हैं। एक ऐसे बुज़दिल जो लात खाके भी जिंदा रहते हैं, और दूसरे तुम्हारे जैसे। लेकिन दोस्त, तूने अपना नाम नहीं बताया। गौरव श्रीवास्तव नाम है मेरा। मुझे तुम पे बहुत फक्र है मेरे दोस्त। चलो कैंटीन में बैठ के चाय वाय पी लेते हैं।
नहीं, मुझे क्लास अटेंड करनी है। मिस्टर गौरव श्रीवास्तव, राकेश ग्रोवर के साथ रहोगे ना तो तुम्हें ये क्लास वास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना पढ़ाई किए हुई डिग्री तुम्हारे हाथ में से दौड़ते चली आएगी। देखो, मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, मुफ्त की डिग्री लेने नहीं आया हूँ।